ये आपको बताना चाहता हूँ, एक नई मस्जिद नहीं बनने दी, एक नया मदरसा नहीं बनने दिया, एक नया कब्रिस्तान नहीं बनने दिया। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों को बड़े गर्व से बोल रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने क्षेत्र में मस्जिद नहीं बनने दी और कैसे हिंदुओं को मुस्लिम बिजनेसेस से सामान नहीं लेना चाहिए। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। और ऐसा एक वीडियो मैंने पहले भी देखा था जिसमें एक मुस्लिम लीडर बोल रहे थे कि हिंदू और उनके बिजनेसेस को बॉयकॉट कर दो और कैसे उन्होंने इस देश पर सालों तक राज किया है। हम सब्जेक्ट्स नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत कर दो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। और ऐसी ही न्यूज़ रिपोर्ट्स कांग्रेस के लीडर्स की भी है। इससे मुझे एक कंट्री के बारे में याद आया जहां ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। Politicians, like anywhere else in the world, have been very apt to use religion and ethnicity for political mobilization purposes. ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया एक गरीब कंट्री नहीं है। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी लैंड वहाँ है। वहाँ की सर्विसेज सेक्टर बूम कर रही है। वहाँ नॉलीवुड है, अफ्रीका की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, फैशन, म्यूजिक सब ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट उनके पास मिनरल्स है, सोना है। अफ्रीका के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स नाइजीरिया में है। पर यही प्रॉब्लम भी है, जब इतना सब कुछ है तो आप नाइजीरिया को बहुत अमीर इमेजिन कर रहे होगे, पर यह है नाइजीरिया। इमेजिन आपके देश की आधी पॉपुलेशन ऐसे रहती हो, पॉवर्टी भी नहीं, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी है। इनफैक्ट नाइजीरिया ऑलमोस्ट एक फेल्ड स्टेट है, एक कंट्री जिनके पास सब कुछ है फिर भी एक फेल्ड स्टेट क्यों है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल सी स्टोरी है। Christianity was brought to Nigeria by European colonizers. The rich build houses that literally look down on the poor who are getting poorer. Be ranked as the poverty capital of the world. Religion and ethnicity for political mobilization purposes. ये नाइजीरिया का मैप है और ये दो नदियां इस कंट्री को 3 हिस्सों में बांट देती है, जहां 200 से ज्यादा अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, पर 3 मेन है। और ये नीचे की तरफ ऑयल रिजर्व्स है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पर समझने के लिए ऐसे समझो, ऊपर की तरफ मुस्लिम्स और नीचे क्रिश्चियंस। एटलीस्ट ब्रिटिश तो इनको ऐसे ही रूल करते थे। How fast can they be overcome? How soon can Nigeria become a free nation? The British went to Nigeria in 1861 to put down traffic in slaves. अंग्रेजों ने वही टैक्टिक्स यूज की जो ब्रिटिश राज ने इंडिया में सीखी थी, बांटो और राज करो। अभी स्ट्रैटेजी अंग्रेजों के लिए तो काम की। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंसेस, मतभेद हमेशा से रहे हैं, पर अंग्रेजों ने इसे और ज्यादा बढ़ा दिया। 1960 में उन्हें अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई और इन्होंने अपने आप को एक डेमोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया, पर ये ज़्यादा दिन चली नहीं। 1966 में इस कम्युनिटी के मिलिट्री ऑफिसर्स ने कू करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया। बाकी कम्युनिटीज़ को लगा कि ये लोग हम पे हावी हो रहे हैं और वहाँ एक सिविल वॉर चालू हो गई। 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। मिलिट्री को स्टार्ट तो हुआ था एक नई डेमोक्रेसी में करप्शन को रोकने के लिए, पर अब मिलिट्री रिजीम्स के पास बहाना था पावर में रहने का। वो मिलिट्री रूल को जस्टिफाई कर रहे थे ताकि ऐसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट फिर से ना हो। यहीं पे वो ऑयल का रोल आता है, क्योंकि नाइजीरिया के पास ऑयल था, मिलिट्री ने बाकी सेक्टर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट को बेहतर बनाने पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि वो ऑयल को निकाल रहे थे और उसे बेच रहे थे, उसे रिफाइन करके खुद यूज नहीं कर रहे थे। लगभग 30 साल तक वहाँ यही चलता रहा। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए अलग अलग मिलिट्री रूलर्स बस आते रहे और ऑयल से इकोनॉमी को चलाते रहे। In a televised speech last night, Nigeria's leaders said he would end military rule next year. 2000 आते आते आखिरी डिक्टेटर ने नाइजीरिया को वापस एक डेमोक्रेसी घोषित कर दिया और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को पावर दे दी। पर अब था असली बंदर बाट। डेमोक्रेसी में आपको पावर में आने के लिए वोट्स चाहिए और उस पावर को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। अभी दोनों को मैं आपको अलग से समझाता हूँ। डेमोक्रेसी एक नंबर्स का गेम है और ये पॉलिटिशियंस को बहुत जल्दी रियलाइज हो गया। एक कंट्री जहाँ पहले अंग्रेजों ने रूल किया और फिर मिलिट्री ने एक्सप्लॉइट किया, पॉलिटिशियंस को बहुत जल्दी समझ आ गया कि रिलीजन के नाम पे वोट मांगना और जीतना कितना आसान है। The politicians have taken this important element, sensitivity to our religious values, as a chess game for winning political office. जब मैं किसी कंट्री के बारे में पढ़ता हूँ तो वहाँ के पुराने इंटरव्यू जरूर देखता हूँ और मैं आपको 1-2 कोट करके बताता हूँ, और ये 20 साल पुराने हैं। ये जिसमें एक क्रिश्चियन लीडर ने वहाँ एक ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया कि कोई क्रिश्चियन लड़की मुस्लिम लड़के के साथ नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां पागल होती है और उन्हें बस पैसे चाहिए, और मुस्लिम्स शादी करके अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं। ये जिसमें एक पादरी चर्च में लोगों को बोल रहे हैं मुस्लिम से सामान मत खरीदो।
ये जिसमें 20 साल पहले एक मुस्लिम लीडर मोहम्मद बुहारी ने स्पीच में बोला था कि मुस्लिम्स को क्रिश्चियन को वोट नहीं देना है, इस्लाम को बचाने के लिए। आज वो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है। सरप्राइजिंगली जब नाइजीरिया में मिलिट्री रूल था उस पीरियड में ये एक मिलिट्री रूलर थे, पर रिलीजन इतना पावरफुल है कि उसका सहारा लेके डेमोक्रेटिकली पावर में वापस आए। और हर रिपोर्ट में एक ही बात है कि पॉलिटिशियंस अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए रिलीजन का सहारा ले रहे हैं। अब इसे हुआ क्या? जब नाइजीरिया में लोगों ने रिलीजन के नाम पे वोट दिया तो उन्होंने ऐसे लीडर्स को चुना जो डिजर्व नहीं करते थे, जो मीडियोकर थे, बेकार थे। और फिर ये रिलीजन बढ़ने लगा। सिविल सर्विसेज और दूसरे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे डिजर्विंग लोग नहीं, रिलीजियस इन्फ्लुएंस वाले लोग आने लगे। So the people live, below, the poverty line not because they are less, citizens of this country, not because they are less deserving, but because the government is failing to provide those services. जब एक गवर्नमेंट अपने देश के लोगों को फेल करती है तो लोग उस वैक्यूम को भरने के लिए अपनी सुरक्षा का सोर्स कहीं और ढूंढते हैं। नाइजीरिया में वो सोर्स बना रिलीजन। मैं आपको मैप से समझाता हूँ। मिलिट्री रूल खत्म होने के बाद ये ऊपर जहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम्स है, यहाँ रिलीजियस लीडर्स ने एक एक करके शरिया लॉ इंप्लीमेंट कर दिया। ये बाबा बेलो जांग भी है। शरिया लॉ के अंदर इनका हाथ काट दिया एक गाय चुराने की वजह से। रिलीजन जिसको इकोनॉमिक और मॉरल डाउनफॉल में लोगों ने एक सहारे की तरह देखा, उसने उनसे उनकी ह्यूमन राइट्स, उनकी फ्रीडम, उनकी स्कूल, मीडिया, डेली लाइफ सब छीन ली। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की 2004 की रिपोर्ट है और इन्होंने इसको बहुत अच्छे से समराइज किया। नॉर्थन नाइजीरिया में जो इम्प्लीमेंट हुआ वो था पॉलिटिकल शरिया। एक गाय चुराने वाले का हाथ काट दिया जाता था, पर पॉलिटिशियंस बिना किसी डर के, बिना किसी पनिशमेंट के फिर भी पैसे चुरा पा रहे थे। और ये वही पॉलिटिशियंस हैं जो इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पाए। नाइजीरिया के गवर्नर ने बहुत फेमसली कहा था, Democracy is not meant for poor people. नाइजीरिया एक गरीब कंट्री नहीं है। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पर वहाँ के लोग गरीब हैं। इसको ऐसे समझो, सपोज आप एक गरीब किसान हो और आप गेहूं उगाते हो, पर जब आपको उस गेहूं की रोटी खानी है तो वो आपको बाहर से खरीदनी पड़ रही है। आपको इसमें कोई लॉजिक लग रहा है? नाइजीरिया की यही स्टोरी है। नाइजीरिया के पास बहुत सारा ऑयल है और उनकी इकोनॉमी इसी पे डिपेंडेंट है, पर नाइजीरिया ऑयल निकालती है और उसे रिफाइन नहीं करती, उसे बाहर बेच देती है और फिर रिफाइंड प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ज़्यादा पैसे देके वापस खरीदती है। फिर अलग से अपने सिटीजन्स को सब्सिडी भी देती है ताकि ये प्रोडक्ट्स उन्हें महंगे ना पड़े। और ये सब्सिडी बहुत बड़ा स्कैम है। एक छोटी कंट्री के जीडीपी जितना पैसा वहाँ गायब हो जाता है, इतना करप्शन है। तो ऐसा करते क्यों है? टू बी ऑनेस्ट मेरे को कोई डेफिनेट रीज़न नहीं मिला, क्योंकि उनके पास 4 रिफाइनरीज हैं पर वो यूज़ नहीं कर रहे। पर जो पैसा गायब होता है कि वो पैसा है जो हॉस्पिटल या रोड या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दिया जाना चाहिए। और अब ये एक विशेष साइकिल बन चुकी है। लोग गरीब है तो वो रिलीजन का सहारा लेते हैं, पॉलिटिशियंस इस रिलीजन का फायदा उठा के पावर में रहते हैं और फिर यही पॉलिटिशियंस करप्शन करके लोगों को और गरीब कर देते हैं। नाइजीरिया परफेक्ट एग्जांपल है कि बैड गवर्नेंस एक कंट्री का क्या कर सकती है। अगले साल नाइजीरिया में इलेक्शंस है और अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप आने वाले कुछ महीनों में पीटर ओबी का नाम बहुत सुनोगे। कहते हैं कि वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस में ये थोड़े ईमानदार हैं जो रिलीजन के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे। नाइजीरिया का फ्यूचर अब डिपेंड करता है कि वो फिर से रिलीजन के नाम पे वोट देते हैं क्या। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि मैं कोई लिबरल एनार्किस्ट हूँ जिसको असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, जो बस अपने कमरे में बैठा बैठा वीडियोस बनाता रहता है और पॉलिटिशियंस जो काम करते हैं उसका 1% काम भी मैं नहीं कर सकता। ये जो आपका अजम्पशन है ना, वो एकदम सही है। पर आप एक समझदार, रीजनेबल, मेहनती इंसान हो जो दूसरों की बात सुनता है और फिर एनालाइज करके डिसाइड करता है क्या सही है क्या नहीं। वोल्टेयर एक फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर है। ये वही है जिन्होंने आइजैक न्यूटन को फेमस किया था। इन्होंने 250 साल पहले ऑब्जर्व किया था कि रिलीजियस डिफरेंसेस सिर्फ लोगों को बांटती है और अगर वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे, बिजनेस करेंगे तो आपस में पीस होगी। वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोपियन यूनियन बना तब मेन आइडिया यही था कि जब ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे तो वॉर पे जाना आसान नहीं होगा। ये सौमित्रा झा का पेपर जिसमें उन्होंने इंडिया पे स्टडी की और कंक्लूड किया कि जिन जगहों पे हिंदू और मुस्लिम मिलकर काम करते हैं वहाँ वायलेंस और राइट्स कम होते हैं। देखो, मैं नाइजीरिया को इंडिया से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं नाइजीरिया के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ कि बैड गवर्नेंस, रिलीजन के नाम पे की गई राजनीति एक देश का क्या कर सकती है। नाइजीरिया ने 20 साल पहले ये बात लिया था और आज वह एक फेल्ड स्टेट है। पर 20 साल पहले इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था। अब ये वीडियोस लाखों लोग अपने घरों में व्हाट्सएप पे देखते हैं और ये मतभेद, पोलराइजेशन और तेज़ी से बढ़ता है। जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स आपको ऐसी बातें बोलते हैं तो वो रियलाइज़ नहीं करते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे जो इंडिया की सोशल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकते हैं। कुछ दिन पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल डिमांड कर रहे थे कि भारतीय करेंसी पे भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। अब चर्च ऑफ स्टेट तो जॉन लॉक के टाइम में चला आ रहा है, उसे सेपरेट करना आसान नहीं है, पर एक अच्छा एग्जांपल है क्योंकि आप सोचो हमारी पॉलिटिक्स का लेवल कैसे हर साल गिर रहा है। भगवान की फोटो लगा दो, इकोनॉमी सुधर जाएगी।
ये अब गुजरात इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल इशू है। श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इस देश के 130 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भारत के नोटों पर छपे। अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो वो मेरे पेट्रॉन्स और डोनर्स और चैनल मेंबर्स की वजह से है, जिन्होंने चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। अब मैं ट्राई करूंगा वीडियोस को थोड़ा और जल्दी अपलोड करूं, तो प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, तो आपको वीडियोस के रिलीज होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर कुछ पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। आपकी फीडबैक से ही मैं बेटर वीडियोज़ बना पाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।